गाइस, आज हम शुरू करेंगे जीओसी पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 16। बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हो। पार्ट 1 ऑफ द कोर्स में हमने नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया था और पार्ट 2 में आइसोमेरिज्म को, और इनफैक्ट आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का है लेक्चर नंबर 8, जो कि लास्ट टॉपिक है आज का इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के 8 लेक्चर की सीरीज में। और इसमें आज हम क्या सीखेंगे? बिल्कुल छोटी छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है। आज हम सीखेंगे कुछ नई टर्म्स, रेसिमिक मिक्सचर, इनैंशियोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होता है, उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है और कैसे करते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक, एरिथ्रो और थ्रियो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सो आई होप आप लोगों ने ये लर्निंग अभी तक मेरे साथ एंजॉय की है और आज का ये लेक्चर भी मजे से पढ़ने वाले हैं हम। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज का ये लेक्चर, क्योंकि लास्ट लेक्चर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, तो मैं इस लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ शुरू कर रही हूँ। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने नहीं लिखा है, मगर क्वेश्चन ये है कि आपके सामने एक नेम है 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पहले ये बताइए कि ये कंपाउंड एक कायरल कंपाउंड है या नहीं। यस, ये एक कायरल कंपाउंड है। इसके अंदर जो C2 होगा वो एक कायरलिटी सेंटर होगा, और कायरलिटी सेंटर होगा क्योंकि उसके आसपास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक कायरल कंपाउंड है तो ऑब्वियस है कि इसका एक ही कायरलिटी सेंटर है, तो आप इसके लिए 2 इनैंशियोमर्स ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो अब आपको इसके इनैंशियोमर्स ड्रॉ करने हैं और उसके बाद उनका RS सिस्टम के अकॉर्डिंगली नेमिंग करना है, राइट। तो पॉज करके पहले आप ये कीजिए और उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने ये कर लिया है तो जो 2-ब्रोमोब्यूटेन के 2 इनैंशियोमर्स हैं उसकी एक वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन मैंने ड्रॉ की। आप किसी भी वे से ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसे आने चाहिए एक दूसरे के मिरर इमेज, जो कि नॉन सुपर इम्पोसिबल होंगे, ठीक है। और हमेशा आपको मालूम है कि जब एक ही कायरलिटी सेंटर होता है तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है 100%, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इनैंशियोमर्स एक कायरलिटी सेंटर, और अब हमें इनको नेम करना है। तो जब हम इनको नेम करेंगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर लिखेंगे चारों डिफरेंट ग्रुप्स का। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, तो ग्रुप नंबर 1। इथाइल और मिथाइल में से इथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी बाय रूल नंबर 2 ऑफ द RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। और यहाँ पे हमने इसको 2 ग्रुप किया, इसको 3 किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ है। इन केस आपने यही लेक्चर खोला है, आपको RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर नहीं आता, तो प्लीज आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में एक डिटेल्ड डिस्कशन है कि कैसे हम इनकी नेमिंग करते हैं, तो प्लीज डू वॉच दैट, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 4, सबसे कम एटॉमिक नंबर। अब उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो ग्रुप नंबर 4 है वो हमेशा कैसे रिप्रेजेंटेड होना चाहिए, एक वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन में डॉटेड लाइंस के साथ, जिसे हम डैश भी बोलते हैं और हैश्ड वेज भी बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन इसी में ही प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ 1 से 2 तक आप एरो ड्रॉ कीजिए। एरो ड्रॉ किया, इसकी देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S। अगर ये H हैश्ड वेज के साथ ना लिखा हुआ होता, अगर ये सॉलिड वेज या इन द प्लेन ऑफ पेपर होता, तो आपको 2 ग्रुप्स की पोजीशन को चेंज करना होता सो दैट कि ये हाइड्रोजन हैश्ड वेज पे आ जाए। उस केस में जो आप एरोस ड्रॉ करोगे उसकी डायरेक्शन से ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारे कंपाउंड की। कैसे? अगेन आपको पिछले लेक्चर्स में जाके देखना पड़ेगा अगर आप लोगों को वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमारे पास इस कंपाउंड की S कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो इसका इनैंशियोमर होगा उसकी हमेशा R कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो कि आप एरोस के साथ चेक भी कर सकते हो। ये 1 to 2 एरो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को अब पिछले लेक्चर्स के बेसिस पे ये एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। अब नेक्स्ट मेरे पास एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 3 सैंपल्स हैं। तीनों सैंपल्स में सिर्फ हमारे पास 2-ब्रोमोब्यूटेन है। हमने उन तीनों सैंपल्स को 1 by 1 पोलराइजर में डाला,
और पोलराइजर हमें क्या बताएगा, उन कंपाउंड्स की स्पेसिफिक रोटेशन। हमने स्पेसिफिक रोटेशन को ऑब्जर्व किया और तीनों सैंपल्स की जो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यूज आई वो तीनों डिफरेंट वैल्यूज आई। एक की 23.1 डिग्री, एक की 0 डिग्री और एक की 9.2 डिग्रीज। तो ये तीनों का सैंपल्स में अगर 2 ब्रोमोब्यूटेन है तो ये तीनों की स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यूज कैसे डिफरेंट आई, ये क्या आप बता सकते हैं? उसका आंसर ये है कि जो एक सैंपल है जिसकी 23.1 डिग्रीज वैल्यू है, वो है हमारा 2 ब्रोमोब्यूटेन का प्योर इनैंशियोमर। और यहाँ पे क्योंकि मुझे वो ऑलरेडी वैल्यूज मालूम है तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो जो कंपाउंड है दैट इज S प्लस 2 ब्रोमोब्यूटेन प्योर इनैंशियोमर, राइट। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन S कॉन्फ़िगरेशन है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इससे ये बना S प्लस 2 ब्रोमोब्यूटेन का प्योर इनैंशियोमर, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा 23.1 डिग्री से। नेक्स्ट हमारे पास है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री सैंपल कौन सा है? ये है रेसिमिक मिक्सचर ऑफ 2 इनैंशियोमर्स ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन। और रेसिमिक मिक्सचर क्या है? इसी पे तो हमारा आज का सारा लेक्चर है, तो अभी हम समझेंगे, ठीक है। और जो 9.2 डिग्रीज है उसके अंदर क्या है? इनैंशियोमेरिक एक्सेस of one of the enantiomers। इसको समझना आसान है अगर आप सिर्फ टर्म का मीनिंग इंग्लिश में अंडरस्टैंड करो कि दोनों में से एक इनैंशियोमर उसके अंदर कंपाउंड सैंपल में ज्यादा है, इसलिए जो वैल्यू है वो इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 23.1 डिग्रीज आई है। तो अब हमें यहाँ पे डिटेल डिस्कशन किस पे करनी है, रेसिमिक मिक्सचर क्या है और ये इनैंशियोमेरिक एक्सेस क्या है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं रेसिमिक मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो प्रोपानोइक एसिड सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप, सो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कायरलिटी सेंटर है, 100% मॉलिक्यूल एक कायरल मॉलिक्यूल है। ये कंपाउंड और इसका मिरर इमेज कंपाउंड दोनों एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। ये फॉर्म करेंगे अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, अ पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट। एक कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन अगर S है तो दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन R होगी। कैसे लिखते हैं आप ऑलरेडी जानते हैं, राइट। अब एक जो कंपाउंड है इन दोनों में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। प्लस माइनस साइन के साथ डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल डी स्मॉल l के साथ डिनोट कर सकते हैं, और ये हमारे पास बनेगा एक पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। अब कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, कौन सा लीवो रोटेटरी होगा, वो हमें सिर्फ तभी मालूम लगेगा जब हम उसको पोलराइजर में डाल के स्पेसिमेन को एग्जामिन करेंगे। अब सपोजिटली हमारे पास S लैक्टिक एसिड है, हमने उसको एग्जामिन किया, हमने स्पेसिफिक रोटेशन लिख ली और हमारे पास कुछ वैल्यू आई। तो R लैक्टिक एसिड को अगर हम एग्जामिन करेंगे तो उतनी ही वैल्यू स्पेसिफिक रोटेशन की आएगी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, राइट। ये आई होप आप लोगों को सबको क्लियर है। सपोजिटली अब मैं S लैक्टिक एसिड का जितना अमाउंट लूं, X मिलीग्राम लिया मैंने और X ही मिलीग्राम मैंने लैक्टिक एसिड R के भी ले लिया, दोनों को आपस में मिक्स करके और उसकी एक्टिविटी को चेक किया प्लेन पोलराइजर में, राइट। तो अब मेरे पास क्या होगा, एक मिक्सचर होगा S लैक्टिक एसिड का और R लैक्टिक एसिड का एक इक्वल अमाउंट में, राइट। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, एक रेसिमिक मिक्सचर। A mixture of equal amounts of 2 enantiomers, the R lactic acid and the S lactic acid। और ये हमने इसको पोलराइजर में डाल के एग्जामिन करके ही लिखा हुआ है कि ये R जो लैक्टिक एसिड होगा दैट इज लीवो रोटेटरी एंड S लैक्टिक एसिड दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो प्लस साइन और R के लिए माइनस L, ये हमने पोलराइजर में डाल के टेस्ट करके वो आपके लिए डेटा को चेक करके लिखा है, फाइन, ऑलराइट। अब ये हमारे पास आ गया एक रेसिमिक मिक्सचर। अब ये रेसिमिक मिक्सचर और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्या रिलेशनशिप होगा? जो रेसिमिक मिक्सचर है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेंगे, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हर
एक मॉलिक्यूल जो कि एक रेसिमिक मिक्सचर में प्रेजेंट है, अगर एक मॉलिक्यूल रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसका जो मिरर इमेज मॉलिक्यूल है वो रोटेट करेगा प्लेन को इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और हमने इन दोनों कंपाउंड्स को इक्वल अमाउंट में लिया है, इक्विमोलर अमाउंट में लिया है, तो दोनों का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो बराबर होगा। एक उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो जो लाइट बाहर निकलेगी फ्रॉम द रेसिमिक मिक्सचर, वेल उसकी जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगी वो अनचेंज्ड होगी। हमें जो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0 डिग्री। ठीक है, तो आप लोगों ने आई होप अंडरस्टैंड किया कि रेसिमिक मिक्सचर कैसे बिहेव करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड की तरह। ठीक है, मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का, दो सब्सटेंसेस हमने ऐसे ही डाले जो कि बराबर अमाउंट में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहे हैं बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम इनके लिए जब हम भी एक रेसिमिक मिक्सचर होगा उसके लिए सिंबल यूज करेंगे प्लस माइनस या DL या RS। ठीक है, तो जब वहां पे भी हमारे पास एक रेसिमिक मिक्सचर होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड या DL लैक्टिक एसिड या RS लैक्टिक एसिड, मीनिंग उसके अंदर कंपाउंड नहीं है, वो एक मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स है। सो सिमिलरली अभी आपने एग्जाम्पल में 2-ब्रोमोब्यूटेन देखा था, तो 2-ब्रोमोब्यूटेन के आगे अगर मैं ये प्लस माइनस लगा दूंगी तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास एक मिक्सचर है प्लस 2-ब्रोमोब्यूटेन का और इक्वल अमाउंट ही -2-ब्रोमोब्यूटेन की। इसीलिए आपको एक सैंपल में वैल्यू मिली थी 0 डिग्री, और वो वैल्यू 0 डिग्री क्यों मिली थी, क्योंकि हमारे पास एक मिक्सचर था 2-ब्रोमोब्यूटेन जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था और 2-ब्रोमोब्यूटेन जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। टोटल इफेक्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी 0, इसलिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कोई भी चेंज नहीं हुआ, वो अनचेंज्ड बाहर निकली, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू आई 0 डिग्री। परफेक्टली फाइन। आई होप आप लोगों को अब समझ में आया व्हाट इज अ रेसिमिक मिक्सचर। तो नेक्स्ट अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इनांशियोमेरिक एक्सेस क्या होता है। वर्ड को रीड करते हुए भी आप गैस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर हो जिसमें एक इनांशियोमर ज्यादा होगा तो हम उसको इनांशियोमेरिक एक्सेस बोलेंगे। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड है इनांशियोमेरिक प्योर सैंपल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एक ऐसा सैंपल है जिसके अंदर सिर्फ दोनों में से एक ही इनांशियोमर प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा सैंपल है जिसमें S+2 ब्रोमोब्यूटेन है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो सैंपल है वो इनांशियोमेरिक प्योर है? वेल, हमने उसकी ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन को चेक किया, उसकी सपोजिटली वैल्यू आई 23.1 डिग्री, तो हमें मालूम लग गया कि ये जो सैंपल हमने लिया था वो एक प्योर सैंपल है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ S+2 ब्रोमोब्यूटेन इज 23.1 डिग्री। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपके सैंपल की वैल्यू वही वैल्यू आए जो कि एक प्योर कंपाउंड की आती है, मैच करती है, तो ऑब्वियसली वो एक प्योर सैंपल है। अगर उसकी वैल्यू 0 डिग्री आती है तो वो क्या होगा, वो एक रेसिमिक मिक्सचर होगा। उसके अंदर आपके पास दोनों कंपाउंड्स S और R कंपाउंड का इक्वल अमाउंट प्रेजेंट होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री। और सपोजिटली हमारे पास ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन की जो वैल्यू आई वो पॉजिटिव वैल्यू आई, मगर वो कम थी 23.1 डिग्री से। 23.1 और 0 डिग्री के बीच में आई, राइट। तो हमें मालूम है कि हमारे पास एक मिक्सचर है इनांशियोमर्स का, और मिक्सचर के अंदर एक इनांशियोमर ज्यादा है दूसरे इनांशियोमर के कंपैरिजन में। ठीक है, और कौन से वाला ज्यादा होगा, वेल, अगर वैल्यू सपोजिटली पॉजिटिव आ रही है और यहाँ पे भी ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू और 0 डिग्री के बीच में, वेल, इसका मतलब है कि इनांशियोमर कौन सा ज्यादा होगा, जो S इनांशियोमर है वो ज्यादा होगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती, राइट, वैल्यू नेगेटिव आती, 0 डिग्री से कम आती है, तो वो वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, वेल, अगेन वो लाई करेगी 0 डिग्री एंड -23.1 डिग्रीज।
तो उसका मतलब होगा हमारे पास जो -2 ब्रोमोब्यूटेन है या R2 ब्रोमोब्यूटेन है उसका एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और हम जानते हैं कि S इनैंशियोमर की वैल्यू ही पॉजिटिव आ गई तो हमारे सैंपल के अंदर S कॉन्फ़िगरेशन वाला इनैंशियोमर ज्यादा है, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो R वाला इनैंशियोमर ज्यादा है, और ऐसे सैंपल को हम क्या बोलेंगे, इनैंशियोमेरिक एक्सेस सैंपल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो इनैंशियोमेरिक एक्सेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि हमारे पास 40% इनैंशियोमेरिक एक्सेस है S+2 ब्रोमोब्यूटेन का। तो इसका मीनिंग क्या होगा? सबसे पहले इनैंशियोमेरिक एक्सेस का एक फॉर्मूला, एक्सेस ऑफ सिंगल इनैंशियोमर डिवाइडेड बाय द इंटायर मिक्सचर इनटू 100। अब इसमें अगर हम ये 40% की वैल्यू पुट करें तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर हमारे पास इंटायर मिक्सचर 100 पार्ट्स है तो उसमें से 40 पार्ट्स एक्सेस होगा एक सिंगल इनैंशियोमर का। ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 40%। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि अगर एक मिक्सचर में 40% एक्सेस है किसी भी इनैंशियोमर का, ठीक है, और वो कौन सा इनैंशियोमर है, हमें गिवन है S+2 ब्रोमोब्यूटेन, तो बाकी का 60% क्या होगा? वेल 60% बाकी का होगा रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर किससे बना हुआ है? इक्वल क्वांटिटीज ऑफ बोथ द इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो S इनैंशियोमर है उसकी कंपाउंड में मिक्सचर में परसेंटेज कितनी होगी? हाफ इस रेसिमिक मिक्सचर में S इनैंशियोमर है और 40% एक्सेस है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास हाफ ऑफ 60 प्लस 40, ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 40 70%। तो मिक्सचर के अंदर S इनैंशियोमर होगा 70% और R इनैंशियोमर होगा 30%। ठीक है, तो 40% इनैंशियोमेरिक एक्सेस का मीनिंग 70% मिक्सचर में S इनैंशियोमर है, 30% R इनैंशियोमर है, 40% एक इनैंशियोमर का एक्सेस है, तो 60% बाकी का रेसिमिक मिक्सचर है। ठीक है, सो आई होप अब आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हुआ कि रेसिमिक मिक्सचर और इनैंशियोमेरिक एक्सेस इन सब का यहाँ पे क्या रिलेशनशिप होगा अगर आपको एक परसेंटेज गिवन है। सो नेक्स्ट हम एक और टर्म अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज ऑप्टिकल प्योरिटी। और ऑप्टिकल प्योरिटी और इनैंशियोमेरिक एक्सेस का क्या रिलेशनशिप है? तो अगर हमारे पास एक सैंपल है, हम उस सैंपल को पोलैरिमीटर में चेक करते हैं, हमारे पास एक स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू आएगी, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? दैट इज ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन। और इस ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द मिक्सचर। कैसे? वेल, ऑप्टिकल प्योरिटी का जो फॉर्मूला है वो है ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर सैंपल। फॉर एग्जांपल, अगर जो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू आई दैट इज प्लस 9.2% फॉर अ सैंपल ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो उस मिक्सचर की ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी हो जाएगी? 9.2% डिवाइडेड बाय 23.1% जो कि S2 ब्रोमोब्यूटेन प्योर सैंपल की स्पेसिफिक रोटेशन है, और इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.40, और अगर हम इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो दैट विल बी 40%। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 40% जो हमारा सैंपल है दैट इज ऑप्टिकली प्योर, और बाकी का जो 60% है दैट इज इम्प्योर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 40% ऑफ द मिक्सचर will contain an excess of the single enantiomer. तो enantiomeric excess 40%, ऑप्टिकली प्योर 40%। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस सोल्यूशन के अंदर एक्सेस किसका है? S+2 ब्रोमोब्यूटेन का। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो इसका मतलब एक्सेस कितना होता? R-2 ब्रोमोब्यूटेन का। तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस से हमें ये मालूम लगता है कि कितना एक्सेस है S+2 ब्रोमोब्यूटेन इन द मिक्सचर, और अगर हमारा कंपाउंड केमिकली प्योर है, उसमें और कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी दोनों की सेम होगी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये याद रहेगा कि अगर आपका कंपाउंड
प्योर है, उसमें इम्प्योरिटी कोई प्रेजेंट नहीं, सारे का सारा 2 ब्रोमोब्यूटेन ही है, तो उस केस में इनैंशियोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी दे आर इक्वल। सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इनैंशियोमर्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, मीजो कौन से कंपाउंड्स होते हैं और रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या है, और उसके लिए एग्जाम्पल टार्टेरिक एसिड का, जो अभी तक इस लेक्चर में नहीं आया था और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो टार्टेरिक एसिड आप सब बाय हार्ट अब जानते हो कि इसके 3 स्टीरियोआइसोमर्स हैं, और 3 स्टीरियोआइसोमर्स कौन से हैं, एक मीजो कंपाउंड है और 2 पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स है, राइट। अब जो मीजो टार्टेरिक एसिड है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो दोनों इनैंशियोमेरिक फॉर्म से डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी, वो इसलिए होंगी क्योंकि जो मीजो टार्टेरिक एसिड है और इनैंशियोमेरिक पेयर है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3 में रिलेशनशिप क्या है, ये आपस में डायास्टीरियोमर्स हैं। डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते, राइट। तो मीजो टार्टेरिक एसिड और पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है डायास्टीरियोमर्स का। और जो डायास्टीरियोमर्स होते हैं, आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉल्युबिलिटी, स्पेसिफिक रोटेशंस की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट होगी। तो ये तो रिलेशनशिप हुआ इनैंशियोमर्स का और मीजो कंपाउंड्स का। तो रेसिमिक मिक्सचर के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है। सो रेसिमिक मिक्सचर और इनैंशियोमर में क्या रिलेशनशिप है, आप अब अच्छे से जानते हो कि अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3 टार्टेरिक एसिड के इनैंशियोमर्स हैं, अगर हम दोनों का इक्वल अमाउंट ले लें या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, और अगर हम दोनों का इक्वल अमाउंट लेंगे तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3 को अगर हम इक्वी मोलर अमाउंट्स में मिक्स कर देंगे तो हमारे पास आएगा रेसिमिक मिक्सचर। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन रेसिमिक मिक्सचर एंड इनैंशियोमर्स। और रेसिमिक मिक्सचर और मीजो स्ट्रक्चर में क्या रिलेशनशिप है, वेल अगर हमारे पास एक रेसिमिक मिक्सचर हो तो हम उसको उसके 2 इनैंशियोमेरिक कंपाउंड्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व कर सकते हैं का मीनिंग दोनों इनैंशियोमेरिक कंपाउंड्स में हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, जिसे अभी हम थोड़ी डिटेल में अभी पढ़ेंगे, राइट। मगर अगर हमारे पास मीजो कंपाउंड का मिक्सचर हो विद अ स्टीरियो आइसोमर तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मीनिंग कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 का मिक्सचर हो तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3 का मिक्सचर हो तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मगर स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3 का मिक्सचर जो कि रेसिमिक मिक्सचर है, अगर हम उसको सेपरेट करना चाहें तो वेल हम 2 इनैंशियोमेरिक कंपाउंड्स में सेपरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। सो रेसिमिक मिक्सचर और मीजो कंपाउंड में एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, एक इम्पॉर्टेंट सिमिलैरिटी भी है कि जो रेसिमिक मिक्सचर्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, मीजो कंपाउंड्स भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मगर डिफरेंस क्या है कि रेसिमिक मिक्सचर दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन, वेयर एज मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मीनिंग क्या हुआ कि रेसिमिक मिक्सचर इन दोनों इनैंशियोमर्स का मिक्सचर है, ठीक है। तो हमने 2 कंपाउंड्स को मिक्स किया है और उन दोनों कंपाउंड्स की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो डिफरेंट है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए दोनों को जब हमने मिक्स किया तो दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसल आउट करते हैं, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। जबकि मीजो कंपाउंड में हम क्या देखते हैं कि 2 कायरलिटी सेंटर हैं, एक कायरलिटी सेंटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S है तो दूसरे की R है, इसलिए वो एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कंपनसेट करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, और नेट टोटल जो कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
राइट। तो रेसिमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीजो कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मगर रेसिमिक मिक्सचर दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन एंड मीजो कंपाउंड बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। अपने अंदर ही अंदर कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल किया जा रहा है, जबकि रेसिमिक मिक्सचर में बाहर से दो कंपाउंड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट अब मैं आपको शो करती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द 3 स्टीरियो आइसोमर्स एंड रेसिमिक मिक्सचर ऑफ टार्टेरिक एसिड, जिससे आपको हमेशा इनका रिलेशनशिप याद रखना आसान रहेगा। राइट, तो हमारे पास 3 स्टीरियो आइसोमर्स 2R3R प्लस टार्टेरिक एसिड, 2S3S माइनस टार्टेरिक एसिड एंड 2R3S टार्टेरिक एसिड। 2R3 और 2S3S में रिलेशनशिप क्या होगा? दोनों कायरलिटी सेंटर्स पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था कि जब दोनों कायरलिटी सेंटर्स पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होंगी तो वो क्या फॉर्म करेंगे? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। और तीसरा है हमारे पास 2R3S जो कि हमारा मीजो कंपाउंड है, और मीजो कंपाउंड में और इनैंशियोमर्स में क्या रिलेशन है? डायस्टीरियोमर्स का कॉन्फ़िगरेशन देख के हम कैसे बताते हैं? एक कायरलिटी सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी और दूसरे कायरलिटी सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। तो अब हम देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन। हमने क्या सीखा कि इनैंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू सेम, सिर्फ साइन ऑपोजिट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटीज की वैल्यू सेम, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू प्लस 11.98 और माइनस 11.98। इसका मतलब है अमाउंट सेम है स्पेसिफिक रोटेशन की, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम आते हैं मीजो कंपाउंड पे। मीजो कंपाउंड और इनैंशियोमर्स डायस्टीरियोमर्स हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी फिजिकल वो डिफरेंट होगी। जैसे कि आप मेल्टिंग पॉइंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस देख सकते हो, सॉल्युबिलिटीज में भी फर्क है, और स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? वेल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया रेसिमिक मिक्सचर प्लस माइनस टार्टेरिक एसिड, जिसके अंदर इक्विमोलर अमाउंट्स है दोनों इनैंशियोमर्स के। और इसका और इनैंशियोमर्स में क्या डिफरेंस होगा? अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा और स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू क्या आएगी? 0। दिस इज बिकॉज ऑफ अगेन एक्सटर्नल कंपनसेशन, जबकि मीजो कंपाउंड में दैट वाज बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, सो आई होप अब आप लोग याद रखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इनैंशियोमर्स सेम है, whereas physical properties of the diastereomers they are different. The physical properties of the racemic mixture they differ from the physical properties of the enantiomers. सो नेक्स्ट अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर क्या है, और ये अभी आपको मैंने बताया था कि क्या होता है। वेल हमारे पास एक रेसिमिक मिक्सचर में 2 इनैंशियोमर्स हैं, और अगर हमने उन 2 इनैंशियोमर्स को सेपरेट करना हो फ्रॉम अ रेसिमिक मिक्सचर तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है? वेल वो क्वेश्चन ये है कि पहले हम 2 इनैंशियोमर्स को मिक्स करते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं, और फिर हम उसको सेपरेट करने लग जाते हैं। तो ज़रूरत ही क्या पड़ी है, हम उसको मिक्स ही क्यों करते हैं? तो वेल पहले मैं इसी का आंसर देना चाहूँगी और फिर हम सीखेंगे कि इनैंशियोमर्स को हम एक रेसिमिक मिक्सचर में से कैसे ऑब्टेन करेंगे। राइट, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ ये अंडरस्टैंड करें कि ये रेसिमिक मिक्सचर कहाँ से आया। डिटेल्स आप सब अंडरस्टैंड करोगे जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को पढ़ना शुरू करोगे, जब हम जीओसी पार्ट 3 को स्टडिंग करेंगे, और फिर उसके बाद सेपरेटली अल्काइल हैलाइड्स, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब चीज़ों को सेपरेटली एज कंप्लीट कोर्सेज स्टडी करेंगे। राइट, तो हमारे पास एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, इनको हमने रिएक्ट कराया, हमें मिला कंपाउंड सी। अब सपोजिडली कंपाउंड ए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कंपाउंड बी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हमारे पास मगर जो कंपाउंड सी रिएक्शन के बाद मिला दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं, खुद से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वेल हमारे पास ये एक ऐसा कंपाउंड है, कंपाउंड ए, इस तरीके से। ठीक है,
वेल अब ये वाला कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि दो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई कायरलिटी सेंटर नहीं है, राइट? और यहाँ पे इनफैक्ट कोई भी हमारे पास चार ग्रुप्स ही नहीं है एक सेंट्रल एटम के आसपास। तो ये आप अंडरस्टैंड करते हो कि ये दोनों कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। अब हमने इन दोनों का रिएक्शन कराया, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी, हम यहाँ पे सिर्फ एक ब्रोमीन और हाइड्रोजन का एक्सचेंज करेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे हम उसको, ठीक है? ये सब आपने अभी आगे स्टडी करना है। बट अब आप मान लो कि मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ रिप्लेस किया, पॉसिबिलिटी है कि मैंने इसको रिप्लेस किया, पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये इसके साथ रिप्लेस हो, राइट? तो हम दोनों स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कंपाउंड्स क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं? यस, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं क्योंकि यहाँ पे एक एक कायरलिटी सेंटर आ गया, ठीक है? एक एक कायरलिटी सेंटर आ गया। अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। वेल यहाँ पे ब्रोमीन की प्रायोरिटी नंबर 1 होगी, इथाइल ग्रुप की 2 होगी और हाइड्रोजन की 4th होगी, और वो वर्टिकल पोजीशन में प्रेजेंट है फिशर प्रोजेक्शन में, इसलिए जो डायरेक्शन एरो की होगी वही कॉन्फ़िगरेशन होगी। इस कंपाउंड की होगी आर कॉन्फ़िगरेशन और इस वाले की ब्रोमीन से ऐसे ड्रॉ किया तो एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इन दोनों ने क्या फॉर्म किया? अ पेयर ऑफ एनांशियोमर्स, राइट? अब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स एक पेयर ऑफ एनांशियोमर कहाँ पे बने? वेल हमारे एक केमिकल रिएक्शन में बन गए। हमने अपने आप से ये दो कंपाउंड्स को मिक्स नहीं किया है, हमारे रिएक्शन में ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स बने और अब हम चाहते हैं कि हम इन दोनों कंपाउंड्स को सेपरेट करें। तो उस सेपरेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ अ रेसमिक मिक्सचर, ठीक है? आई होप अब आप लोगों ने एटलीस्ट इतना अंडरस्टैंड किया कि दो कंपाउंड्स हमने अपने आप से मिक्स नहीं किए हैं, वो रिएक्शन में ही प्रोड्यूस हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम उनको सेपरेट आउट कर दें, ठीक है? तो अब हम कैसे करेंगे? वेल अब हमें ये मालूम है कि जो रेसमिक मिक्सचर है वो इनांशियोमर्स का बना है और जो इनांशियोमर्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो तो सिमिलर होती हैं, इसलिए हम उनको यूजुअल मेथड से, जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है, एड्सॉर्प्शन टेक्निक्स हैं, उससे सेपरेट आउट नहीं कर सकते, राइट? अब हम नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करें? वेल सबसे पहले जिस वे से इनको रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट किया गया वो था एक मैकेनिकल सेपरेशन, जिसमें पैस्चर इन द ईयर 1948 ने टार्टेरिक एसिड के रेसमिक मिक्सचर को प्लस और माइनस टार्टेरिक एसिड में सेपरेट आउट किया। कैसे किया? वेल उन्होंने लिया रेसमिक मिक्सचर ऑफ सोडियम अमोनियम टार्टरेट, उन्होंने उसको क्रिस्टलाइज किया बिलो 300 केल्विन और यहाँ पे उनको प्लस और माइनस वेरिएंट्स मिले। मगर इस प्रोसेस का प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और दूसरा वेल ये सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं हम एक रेसमिक मिक्सचर के लिए जब दो इनांशियोमेरिक फॉर्म्स हैं वो सेपरेट शेप ऑफ क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है? अदरवाइज हम इसको यूज नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट प्रोसेस है हम जिससे रेसमिक मिक्सचर को रेजोल्यूट कर सकते हैं, वेल दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं? हम एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं रेसमिक मिक्सचर की, उसको इनोकुलेट करते हैं विद अ क्रिस्टल ऑफ वन ऑफ द इनांशियोमर्स, उसके अंदर एक क्रिस्टल डाल देंगे किसी भी एक इनांशियोमर का, ठीक है? या हम एक आइसोमॉर्फस कंपाउंड ले सकते हैं, उसका एक क्रिस्टल डाल सकते हैं। आइसोमॉर्फस कंपाउंड क्या होगा? एक ऐसा कंपाउंड जिसका क्रिस्टल का जो साइज है, स्ट्रक्चर है, वो हमारे कंपाउंड के बिल्कुल जैसा है या ऑलमोस्ट सेम है या एग्जैक्टली सेम है। सो दो टू कंपाउंड्स हैविंग द सेम और नियरली सेम crystal form they are called as isomorphous compounds. Alright, तो for example हमने लिया supersaturated solution of plus minus sodium ammonium tartrate और उसको हमने सीड किया with the crystal of one of the pure enantiomer, चाहे हमने प्लस फॉर्म ले लिया चाहे माइनस फॉर्म ले लिया, उसके साथ सीड किया, या हमने एक आइसोमॉर्फस कंपाउंड लिया माइनस एस्पैरेजिन, उसका क्रिस्टल उस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डाल दिया। तो होगा क्या? वेल सोडियम अमोनियम टार्टरेट
जो कि माइनस है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसकी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की रोटेशन है, वो पहले क्रिस्टलाइज होगा। और इस मेथड को हम एंट्रेनमेंट भी कहते हैं एंड द सीड क्रिस्टल इज कॉल्ड एज एंट्रेनर। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल क्रिस्टलाइजेशन या एंट्रेनमेंट, और जो क्रिस्टल हमने डाला क्रिस्टलाइजेशन करवाने के लिए उसको हम बोलते हैं एंट्रेनर। नेक्स्ट मेथड है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, ये है केमिकल मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, हम रेसिमिक मिक्सचर को सेपरेट करने वाले हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डायस्टीरियोमर्स। तो रेसिमिक मिक्सचर बना हुआ है इनैंशियोमर से, हमने उन इनैंशियोमर्स को किसी तरीके से डायस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, वेल ये मेथड हमें दिया पैस्चर ने, और उसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हम रेसिमिक मिक्सचर लेते हैं, रेसिमिक मिक्सचर में इनैंशियोमर्स प्रेजेंट है, और हम उस रेसिमिक मिक्सचर को एक ऑप्टिकली प्योर रीजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक रेसिमिक मिक्सचर है A, जिसे हम डिनोट करेंगे प्लस माइनस A, इसका मतलब है कि इसके अंदर इनैंशियोमर प्लस A प्रेजेंट है और इनैंशियोमर माइनस A प्रेजेंट है। इसको हमने रिएक्ट कराया एक ऑप्टिकली प्योर रीजेंट के साथ B, और ये B प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कंडीशन क्या है, इसको सिर्फ ऑप्टिकली प्योर होना है, राइट। ऑलराइट, अब जब हमने इनका रिएक्शन कराया तो क्या होगा, वेल एक मिक्सचर बनेगा दो प्रोडक्ट्स का, और वो दो प्रोडक्ट्स होंगे एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स। इसको आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के ज्यादा एग्जाम्पल के साथ ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, तो अभी मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी देती हूँ। और ये जो रीजेंट हम यूज कर रहे हैं B, चाहे वो प्लस है या माइनस है, इसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग रीजेंट। और जब एक बारी ये डायस्टीरियोमर्स बन गए, तो आपको क्या मालूम है डायस्टीरियोमर्स के बारे में, कि जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, इसलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। इनैंशियोमर्स जो कि रेसिमिक मिक्सचर में प्रेजेंट थे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, इसलिए हम उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते थे। बट अब हमने क्या बना दिया, डायस्टीरियोमर्स का पेयर जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसलिए हम फिजिकल मेथड्स यूज करके, जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इससे इस मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट कर देंगे। और उसके बाद हम डायस्टीरियोमर्स जो हमारे पास प्योर डायस्टीरियोमर आ जाएगा, ये वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा। फिर हम उसको वापस डिकम्पोज करेंगे, जिससे हमें वापस क्या मिल जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग इनैंशियोमर और साथ में ऑप्टिकली एक्टिव रीजेंट वापस। ठीक है, सो प्लस A और प्लस B मिल जाएगा और माइनस A भी मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को अभी समझ में आया। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, हमने एक एसिड लिया है। ठीक है, एसिड को जब हम एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक एस्टर फॉर्म होता है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्लास 10th में जब आप कार्बन एंड कंपाउंड स्टडी कर रहे थे, तब आपने इन रिएक्शंस को स्टडी किया है। जब एक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो एस्टर बनता है। इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको बाकी का डिटेल हम ऑल अगेन पढ़ेंगे जब हम सेपरेटली इन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, बट इतना आप सब जानते हो। तो सपोजिटली हमारे पास एक रेसिमिक मिक्सचर हो जिसके अंदर हमारे पास दो इनैंशियोमर्स हैं, प्लस एसिड और माइनस एसिड, उसको हमने रिएक्ट कराया एक प्लस अल्कोहल के साथ, राइट। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये प्लस एसिड और प्लस अल्कोहल कंबाइन करके एक प्लस एस्टर फॉर्म करेगी, माइनस एसिड और प्लस अल्कोहल कंबाइन करके फॉर्म करेगा माइनस एस्टर, राइट। और ये दोनों एक दूसरे के होंगे डायस्टीरियोमर्स, इसलिए हम इनको सेपरेट कर सकेंगे। और जब हम इन एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एसिड और अल्कोहल वापस मिल जाता है, राइट। तो प्लस एसिड माइनस एसिड और प्लस अल्कोहल अगेन हमें वापस मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जो मैंने एसिड लिया है, वेल वो ये वाला एसिड है C2H5CCOOH
सेकेंड पोजीशन पे एक CH3 और एक हाइड्रोजन, तो ये एक कायरलिटी सेंटर बनेगा। कायरलिटी सेंटर बनेगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वेल COH बनेगा ग्रुप नंबर 1, C2H5 ग्रुप नंबर 2, CH3 ग्रुप नंबर 3। हाइड्रोजन क्योंकि वर्टिकल पोजीशन पे ही प्रेजेंट है तो एरो की डायरेक्शन ड्रॉ करो, COH से C2H5 एंटी क्लॉकवाइज, तो S कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। दूसरा जो हमारा रेसिमिक मिक्सचर में एसिड होगा वो इसका इनैंशियोमेरिक फॉर्म होगा। इनैंशियोमेरिक फॉर्म की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, अगर इसकी S है तो इसकी R होगी। इसको आप कैसे देख सकते हो? यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटरचेंज किया है दो ग्रुप्स का, CH3 और H का। जब दो ग्रुप्स का इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो पहले कंपाउंड का इनैंशियोमर होता है। अगेन हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हैं। तो सब कंसेप्ट्स बार बार मैं बोलती जाती हूँ सो दैट कि आप लोगों के कंसेप्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, राइट। तो COOH से हाइड्रोजन को क्रॉस करते हुए C2H5 ग्रुप नंबर 2 पे आप गए, ये क्या डायरेक्शन होगी एरो की? क्लॉकवाइज। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी R। और अब साथ में हमने क्या लिया, एक प्योर रीजेंट जिसके साथ हमें इसको रिएक्ट कराना है, जो कि है हमारी प्लस एल्कोहल। ठीक है। तो वो जो एल्कोहल हमने ली, वेल अब उसके अंदर जो हमारा प्रायोरिटी ग्रुप नंबर 1 बनेगा, ये बनेगा CH2OH, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन के साथ होगा एक ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, सो ग्रुप नंबर 1 और C2H5 बनेगा ग्रुप नंबर 2। हाइड्रोजन को क्रॉस करते हुए एरो की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी R। तो मैं सेपरेटली आपको दोनों रिएक्शंस दिखाती हूँ, ये S और R की और ये R और R की, और हम देखेंगे कि फाइनली जो एस्टर बना वो कैसे एस्टर्स बने। सो पहले हम देखते हैं S एसिड और R एल्कोहल का रिएक्शन। तो जब भी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है, आई होप आप लोगों को याद है कि COH ग्रुप का OH और एल्कोहल का H मिलके बनेगा एक वाटर मॉलिक्यूल। वो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट होगा। ठीक है। इस तरीके से ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन गया हमारे पास एक एस्टर, राइट। अब हम एस्टर की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगेन हमारे ग्रुप्स का कोई चेंज तो हुआ नहीं है, प्रायोरिटी ऑर्डर सेम रहेगी। तो ये कायरलिटी सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन S, ये वाले कायरलिटी सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन R। तो ये कंपाउंड क्या बन गया, एक SR कंपाउंड बन गया। ठीक है। तो दिस इज एन SR एस्टर। तो अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे RR की रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड भी हो जाएगा कि वो क्या बन जाएगा, वो एक RR कंपाउंड बनेगा। और अगर एक RR कंपाउंड बनेगा तो वेल ये वाला क्या है, ये वाला है S और R, दूसरा होगा R और R। तो एक कायरलिटी सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, दूसरे की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाएगी। तो ये कंपाउंड और जो नेक्स्ट कंपाउंड आप अभी देखोगे, दे विल बी डायस्टीरियोमर्स। ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हो कि हमारे पास एक R एसिड है और एक R एल्कोहल है। जब दोनों रिएक्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और यहाँ पे हमारे पास एक एस्टर बनेगा, तो वो बनेगा एक RR एस्टर। एक RR एस्टर, एक RS एस्टर, दोनों डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स को हमने फिजिकल मेथड्स के साथ सेपरेट किया, जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे हम यूज करते हैं, वेल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा कि दोनों डायस्टीरियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, जब हम उसका डिस्टिलेशन कराएंगे तो एक कंपाउंड पहले डिस्टिल हो जाएगा, उसको हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे, दूसरा पीछे रह जाएगा। तो हमारे पास रिपीटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद प्योर डायस्टीरियोमर्स सेपरेट हो जाएंगे और फिर हम उन डायस्टीरियोमर्स का वापस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड और एल्कोहल वापस मिल जाएगा। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि हम ये कैसे प्रोसेस को करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ अ रेसिमिक मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ अ रेसिमिक मिक्सचर इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनैंशियोमर्स, राइट। सो नेक्स्ट अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपको जनरली एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल मेरे स्टूडेंट्स को हर एक चीज के लिए तैयार होना है, बेस्ट पॉसिबल अपना एग्जामिनेशन में करना है। तो इन केस अगर कुछ ऐसा भी आ जाए तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होना है। टॉपिक क्या है, वेल हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रियो और एरिथ्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं।
तो आप सबने फिशर प्रोजेक्शंस को ड्रॉ किया है। तो जब भी हम फिशर प्रोजेक्शंस को लिखते हैं विथ टू स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, मॉलिक्यूल को हम अरेंज करते हैं इन एन एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। अब एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन क्या होती है ये आप स्टडी करोगे जब हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अगेन नेक्स्ट लेक्चर से शुरू हो जाएगा, तो आप लोग समझ जाओगे कि एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन क्या होता है। मगर अभी आप इतना तो जरूर जानते हैं कि हमारी फिशर प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है। फिशर प्रोजेक्शन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, दे आर प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स अस, coming out of the plane of paper towards us। और जो vertical groups होते हैं वो क्या मीन करते हैं? Well, they are projecting backwards from the plane of paper away from us। ये आप लोग जानते हो, आप लोगों ने इसको समझा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन सपोजिटली हमारे पास इस मॉलिक्यूल की है। अब इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो कि दो कायरलिटी सेंटर्स हैं, दो डिसिमिलर कायरलिटी सेंटर्स हैं। और जब दो डिसिमिलर कायरलिटी सेंटर्स हैं तो स्टीरियोआइसोमर्स कितने बनेंगे? 2 to the power n, दैट मींस 2 to the power 2, 4 स्टीरियोआइसोमर्स। और चारों के चारों क्या होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं और हमारे पास दो इनैंशियोमेरिक पेयर्स बनेंगे। कोई भी मीजो कंपाउंड नहीं बनेगा क्योंकि डिसिमिलर ग्रुप्स हैं। जब तक सिमिलर ग्रुप्स नहीं होंगे आपको मीजो कंपाउंड नहीं मिलेगा। फाइन, अब हमारे पास इस फिशर प्रोजेक्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे, OH OH सेम साइड पे, राइट। OH OH सेम साइड पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे। यहाँ पे क्या फर्क पड़ गया? हाइड्रोजन और OH एक साइड पे आ गया तो लाइक सब्स्टिट्यूएंट्स ऑपोजिट साइड पे चले गए। यहाँ पे लाइक सब्स्टिट्यूएंट्स ऑपोजिट साइड पे चले गए। तो जब हमारे पास कार्बन चेन को हमने वर्टिकली अरेंज किया है और लाइक सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे हो ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एरिथ्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर आप ऐसे मॉलिक्यूल को किसी और डायस्टीरियोमर के साथ कंपेयर करोगे तो आप कहोगे कि ये एरिथ्रो डायस्टीरियोमर है। और अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के एरिथ्रो इनैंशियोमर्स। दोनों इनैंशियोमर्स कैसे इनैंशियोमर्स हैं? जहां पे दो लाइक सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड पे हैं। कैसे? 1 और 3 का क्या रिलेशनशिप है? 1 जो है वो 3 का एरिथ्रो डायस्टीरियोमर है, क्योंकि आप जानते हो कि 1 और 3 के बीच में रिलेशनशिप क्या है? डायस्टीरियोमर का। ये एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स हैं। और सिमिलरली अगर हमारे पास अब लाइक सब्स्टिट्यूएंट्स ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगे ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन तो हम मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? थ्रियो डायस्टीरियोमर। तो 1 is the erythro diastereomer of 3 and 3 is the thrio diastereomer of 1, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड 1 और 2 एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है? एरिथ्रो इनैंशियोमर्स है। 3 और 4 एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है? थ्रियो इनैंशियोमर्स है। तो आप लोगों को ये टर्म्स भी मालूम होनी चाहिए। बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन नहीं आता, ओके। सो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे 3-chloro-2-butanol का। तो ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर, दो कायरलिटी सेंटर, दोनों डिसिमिलर कायरलिटी सेंटर। इसका मतलब है 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, 2 इनैंशियोमेरिक पेयर्स बनेंगे, चारों के चारों ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये है वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। और अगर हम कंफर्मेशनल प्रोजेक्शन की बात करें तो ये है एक स्टैगर्ड प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में हमने एक एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन ड्रॉ की थी, यहाँ पे एक स्टैगर्ड कंफर्मेशन है। दोनों में क्या फर्क है? अगेन कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म में समझ में आएगा। मगर आप लोग ये जानते हो कि हम एक वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया। हमने देखा कि HH सेम साइड पे, OH और Cl ऑपोजिट पे चलेंगे, राइट। तो जब HH सेम साइड पे है तो ये क्या होगा? एरिथ्रो मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी HH सेम साइड पे, एरिथ्रो मॉलिक्यूल। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है? इनैंशियोमर्स हैं, तो ये बन गए एरिथ्रो इनैंशियोमर्स। अब यहाँ पे HH ऑपोजिट साइड पे चलेंगे तो ये है थ्रियो मॉलिक्यूल। HH ऑपोजिट साइड पे, थ्रियो मॉलिक्यूल। ये आपस में कैसे रिलेटेड है? इनैंशियोमर्स। तो ये बन गए थ्रियो इनैंशियोमर्स। 1 और 3
में क्या रिलेशन है, डायास्टीरियोमर्स, तो 1 होगा इरिथ्रोडायास्टीरियोमर ऑफ 3 और 3 होगा 1 का एरिथ्रोडायास्टीरियोमर। 2 और 4 में भी सिमिलर रिलेशनशिप। ठीक है, आई होप ये अब आप लोगों को याद रहेगा। एरिथ्रो क्या है और थ्रियो इनैंशियोमर्स क्या है, एरिथ्रो और थ्रियो डायास्टीरियोमर्स क्या है, एरिथ्रो और थ्रियो मॉलिक्यूल्स का क्या मीनिंग है। सो ये वो रिप्रेजेंटेशन है जहां पे आप इन सब का रिलेशनशिप दे सकते हो। 1 और 2 इनैंशियोमर्स हैं, 3 और 4 इनैंशियोमर्स हैं, 1 और 3 आपस में डायास्टीरियोमर्स हैं, 2 और 4 डायास्टीरियोमर्स हैं, 2 और 3 डायास्टीरियोमर हैं, 1 और 4 डायास्टीरियोमर्स हैं। और ये आप सब लोग अब बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम फिनिश कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और फिनिश करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जहां से इनफैक्ट मैंने ये लेक्चर्स की डिस्कशन शुरू की थी, और वो क्या थी, वो ये थी कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, दे आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी डायास्टीरियोमर्स। वो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते हैं, ठीक है, मगर वो इनैंशियोमर्स नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हमने 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया था, एक थे इनैंशियोमर्स और एक थे डायास्टीरियोमर्स। अब इनैंशियोमर्स तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे, डायास्टीरियोमर्स के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स भी आएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स भी आएंगे। आई होप आप लोगों को अब समझ में आया कि ये 2 कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं बट एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स हैं। सिस और ट्रांस कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं मगर फिर भी डायास्टीरियोमर्स हैं। इनैंशियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, इसके साथ आज का ये लेक्चर फिनिश हुआ। आई होप आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि डिफरेंट 4 प्रोजेक्शंस, फिशर प्रोजेक्शन, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, सॉहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन, सबके बारे में एक साथ इकट्ठा एक लेक्चर। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।